Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग 11th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है ओके उसका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज। स्टेट टेक्स्ट बुक का 10th चैप्टर जो है वो है एनिमल टिश्यू और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। जो स्टूडेंट्स नए नए अभी ज्वाइन हुए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको मेरे सारे आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। और एक चीज़ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए ट्राई कीजिए क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है ओके जो आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने में मदद करेगा। फर्दर 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बायोलॉजी के ट्यूटोरियल्स मेरे शुरू हो गए हैं। तो या अगर आपको ग्रुप ट्यूशन चाहिए इंडिविजुअल ट्यूशन चाहिए फुल सिलेबस है या चैप्टर वाइज है या डाउट सॉल्विंग है मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। ओके दो स्टूडेंट्स जो नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिए। ओके आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में मदद मिलेगा इंप्रूवमेंट मार्क्स गारंटीड है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सो ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। ऑलराइट अभी हम प्लांट टिश्यूज ऑलरेडी देख चुके हैं राइट। अभी हमारी नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो रहेगा एनिमल टिश्यू पे। और एनिमल टिश्यू में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की बिकॉज हम लोग भी ऑब्वियसली किंगडम एनिमेलिया में आते हैं एंड प्लस हमारा जो बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है ओके वो एडवांस्ड कॉम्पोजिशन है तो इसीलिए हम स्टडी के लिए वी यूज ह्यूमन बॉडी एज द मॉडल। ठीक है ओके अभी और एक बार थोड़े से बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू जो आपने डेफिनेशन प्लांट में स्टडी किया था वही डेफिनेशन यहाँ पे भी वैलिड रहेगा कि टिश्यू जो है ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसका सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन पॉइंट है। करेक्ट है क्या है सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका सेम है। करेक्ट और अलग अलग टिश्यूज जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं जुड़ के एक प्रॉपर ऑर्डर में एक सिस्टमैटिक मैनर में जब टिश्यूज एक साथ में कंबाइन होते हैं एक साथ में काम करते हैं तो ये एक बड़ा फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिनका नाम होता है ऑर्गन। ओके सो सिंपल चीज है अगर आपको लेयर वाइज स्टडी करना है तो पहले ग्रुप ऑफ सेल्स आते हैं राइट। सेल तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जब कुछ सेल्स एक ही ओरिजिन से एक ही तरीके का काम करे एक ही स्ट्रक्चर हो एक ही फंक्शन हो साथ में आए और वो लोग जो ग्रुप तैयार करते हैं उस कॉमन ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। करेक्ट और जब बहुत सारे टिश्यूज ऐसे कंबाइन होते हैं और आपको सिंगल टाइप की फंक्शनैलिटी देते हैं तो फिर उस टिश्यू से बनता है ऑर्गन। करेक्ट है तो सिंपल चीज है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किडनीज है किडनीज में पहले बहुत सारे सेल्स हैं ना ऑब्वियसली। तो अलग अलग सेल्स पहले आके पहले टिश्यूज बनाते हैं राइट। फिर वो टिश्यूज कंबाइन होके आपको एक लार्ज ऑर्गन देते हैं किडनी और किडनी फिर अपना फंक्शन करता है लेकिन उस किडनी के अंदर सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यू टाइप्स एक ही काम करने में बॉडी को मदद करते हैं। करेक्ट है तो फंक्शनल यूनिट बन जाता है और ऑर्गन राइट। अभी बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ में आ जाते हैं तो आपका बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें इन इन द ह्यूमन बॉडी ओके ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं फॉर एग्जांपल दो किडनीज फिर उनके अंदर से निकलने वाले जो यूरेटर्स हैं फिर यूरिनरी ब्लैडर है फिर यूरेथ्रा है। ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कंबाइन होके आपको एक सिस्टम देते हैं और ये सिस्टम एक काम करता है एक्सक्रीशन का और ऑस्मो रेगुलेशन का। करेक्ट है तो ये हो गया सेल से टिश्यू ऑलराइट टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोगों की बॉडी हम देखें अगर हम ह्यूमन बींग्स को एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर करें तो हमारे ऑर्गेनिक बॉडी में ओके क्या क्या चीजें हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। यस और नो सेंस ऑर्गन्स हैं जो अपना काम करते हैं न्यूरल सिस्टम है वो भी ऑर्गन्स हैं जो अपना काम करते हैं फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अपना काम करता है रेस्पिरेटरी है वो अपना काम करता है। सारे सिस्टम्स मिलके आपको एक ह्यूमन बींग तैयार हो जाता है। करेक्ट है सो फ्रॉम सेल टू टिश्यू टिश्यू टू ऑर्गन ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। ओके इस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो बिल्डअप होता है। ठीक है अभी किसी भी एनिमल बॉडी में सेल्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल राइट। सोमैटिक सेल का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक वर्ड सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी है ना। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से मतलब
अगर आप उसके मेल और फीमेल गैमेट्स की बात छोड़ दें, उसको छोड़ करके आप कोई भी सेल उठा लीजिए उसके बॉडी से, तो वो हो जाता है सोमैटिक सेल। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल स्किन का सेल सोमैटिक सेल हुआ, किडनी का सेल सोमैटिक सेल हुआ, न्यूरोनल सेल सोमैटिक सेल हुआ। करेक्ट है? क्योंकि ये बॉडी से निकाला हुआ है और ये गैमेट फॉर्मेशन में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। करेक्ट? अगर आप स्पेसिफिकली मेल एंड फीमेल गैमेट की बात करेंगे, एनिमल्स की जब भी बात होगी तो मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलेंगे और फीमेल गैमेट को ओवा या ओवम बोला जाएगा। करेक्ट है? तो ओवा, ओवम एंड स्पर्म, ये दोनों को हम जर्म सेल कंसिडर करते हैं। राइट? और जर्म सेल्स आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इनको हम सोमैटिक सेल्स नहीं कंसिडर करते, जर्म सेल कंसिडर करते हैं। करेक्ट है? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में दिया है जो मैंने अभी आपको बताया, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी। ओके, तो ये एक स्कीमेटिक अरेंजमेंट है। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन फिनिश किया। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी। करेक्ट? हिस्टोलॉजी की जो डेवलपमेंट थी, ऑलराइट, वो डेवलपमेंट मरी फ्रांसुआ जेवियर बिशात ने की थी। ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन थे, फ्रेंच एक एनाटमिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे। ओके, जिन्होंने टिश्यू की डिस्कवरी की थी। ओके, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि टिश्यू स्ट्रक्चर कुछ होता है, और इनको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? हिस्टोलॉजी जो है, टिश्यू के अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किडनी निकाला एक एनिमल में से, उसका आपने सेक्शन किया, फाइन फाइन पतले सेक्शंस किए, फिर आपने उसको ग्लास स्लाइड पे डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको स्टडी करते हैं, कौन से सेल्स हैं, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बनावट है, तो टिश्यू के अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर के पैटर्न स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। ओके, तो जब भी ये वर्ड हिस्टो आता है आपको समझ जाना चाहिए ये टिश्यू से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एनिमल टिश्यू, हाँ, नॉट प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी स्टडीज, जब भी हम पूरे बॉडी को निकाल के अलग अलग टिश्यू स्टडी करते हैं, ओके, तो हमें ये ध्यान में आ जाता है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको हम 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, और चौथा होता है नर्वस। करेक्ट? एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसके सबके डिटेल्स जो हैं स्ट्रक्चरली ये बहुत एक दूसरे से अलग होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कि स्ट्रक्चर क्या है। एपिथेलियल टिश्यू से शुरू करते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर या आउटसाइड या अबाउ। ओके, थेलियम का मतलब होता है एक लेयर सेल्स का। राइट? तो एपिथेलियम मतलब किसी तो भी लेयर के सेल्स के ऊपर का लेयर, है ना? दैट मीन्स क्या, बॉडी के बाहर और ऑर्गन्स के ऊपर के जो कवरिंग्स हैं, या ऑर्गन के अंदर के जो कवरिंग्स हैं, जो बाहर के लेयर्स हैं, वो लेयर बनता है एपिथेलियल टिश्यू से। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे रहेगा? बॉडी के इंटरनल सरफेस पे, अंदर के सरफेस पे भी जो लाइनिंग है, और बाहर के सरफेस की जो लाइनिंग है, वो सारी एपिथेलियल टाइप के टिश्यू होगी। सबसे सिंपल एग्जांपल आप स्किन ले सकते हैं। करेक्ट है? तो आपका जो स्किन है, जो त्वचा है, वो एपिथेलियल टिश्यू के ग्रुप में जो है वो आ जाएगी। करेक्ट है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ होने चाहिए, है ना? क्योंकि ये बाहरी और अंदरी सतह पर है तो इनके कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या फीचर्स होंगे? सेल्स जो है इस टिश्यू के बिल्कुल टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। राइट? बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा नहीं रहेगी सेल के, और सेल के बीच में बहुत ज्यादा मटेरियल भी नहीं रहेगा। मैट्रिक्स मतलब क्या, वो गम जैसा, गोंद जैसा, या कलरलेस एक सब्सटेंस रहती है जो सेल्स के बीच में रहता है, या सेल के अंदर भी कभी कभी रहता है। ओके, ये ए सेल्यूलर रहता है, नॉन लिविंग रहता है, और इनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। तो अगर आप एपिथेलियल सेल्स को देखेंगे ना, तो इनकी अरेंजमेंट बड़ी ही टाइट रहेगी, और दो सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा मसाला या बहुत ज्यादा मैट्रिक्स आपको नहीं दिखेगा। इट विल बी वेरी थिन। राइट? अब सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है पहले नीचे, उसके ऊपर सेल को अरेंज किया जाता है। राइट? जैसे आपने कोई पतली सी प्लास्टिक की शीट ली है, और शीट के ऊपर आपने ब्लॉक्स रखने शुरू किए हैं। हाँ, जैसे आप ईंट से घर बना रहे हैं, तो आपने एक प्लास्टिक शीट लिया, प्लास्टिक शीट के ऊपर आपने ईंटों को चिपकाना शुरू किया। राइट? वो इमेज आ रही है आपके माइंड में? तो ऐसे ही जब यहाँ पे आप टिश्यू स्ट्रक्चर देखेंगे,
तो नीचे बनी हुई है एक शीट जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, करेक्ट। और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं आपके सेल्स, जैसे प्लास्टिक के ऊपर हो गए आपके ब्रिक्स, करेक्ट है। ऑलराइट, सेल्स की शेप जो है पॉलीगोनल हो सकती है या क्यूब शेप्ड हो सकता है या लंबे लंबे कॉलम जैसे बने हुए हो सकते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनकी क्या रहेगी, बिल्कुल एक ही सिंगल न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस या तो सेंटर में रहेगा अगर सेल पॉलीगोनल और क्यूबॉइडल है, और अगर सेल कॉलम जैसा लंबा है तो न्यूक्लियस नीचे बेस के तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, करेक्ट। इस टिश्यू में वैस्कुलराइजेशन नहीं होती है। ए वैस्कुलर मतलब नो वैस्कुलराइजेशन, इसका मतलब क्या, ब्लड सप्लाई इसको डायरेक्टली नहीं दी जाएगी। एक बात आपको ध्यान में रखना है, एनिमल टिश्यू में जब वैस्कुलर की बात की जाएगी दैट मींस ब्लड सप्लाई, तो कैपिलरीज, वेन्स, ओके, वेन्यूल्स, ये सब चीजों को हम ए वैस्कुलराइजेशन कंसिडर करते हैं। तो टिश्यू में वैस्कुलराइजेशन नहीं है, ओके, विच मींस डायरेक्ट ब्लड सप्लाई एपिथेलियल टिश्यू को नहीं होगा, राइट। और एक फीचर इसकी है कि इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। रीजनरेशन मतलब हर रोज आपके कितने सारे स्किन के सेल्स मर जाते हैं, ये तो अभी आपको पता है ना। हम दिन में हजारों लाखों स्किन के सेल्स जो हैं बाहर बॉडी से फेंकते हैं और उतने ही सेल्स वापस से बन जाते हैं। उस वापस से बनने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं रीजनरेटिव कैपेसिटी, है ना। तो स्किन सेल्स या एपिथेलियल सेल्स पर्टिकुलरली, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, वो रीजनरेट बड़े ही फटाफट हो जाते हैं, करेक्ट। मेजर फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्शन। कोई भी लेयर अगर बॉडी के बाहर या ऑर्गन के बाहर या ऑर्गन को अंडरलाइनिंग कर रहा है तो उसका प्रोटेक्शन फंक्शन तो होना ही है। साथ साथ में और क्या करेगा, चीजों को अब्सॉर्ब करेगा, अंदर लेने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, है ना, फिल्टरेशन में मदद करेगा, क्या चीज अंदर लेनी है क्या बाहर लेना है, एक छन्नी के जैसे काम करेगा। और सिक्रीशन, अगर सेल के अंदर से कोई चीज बाहर फेंकनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में सिक्रीशन, स्किन पे सिक्रीट क्या होता है, स्वेट होता है ना, और ऑयल होता है, ऑयल नहीं उसको सीबम बोलते हैं, तो ये चीजें सिक्रीट होती है बाहर, यस और नो, राइट। तो प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, ये हो गए मेजर फंक्शंस आपके एपिथेलियल टिश्यू के, राइट। ओके, अभी एपिथेलियम टिश्यू जो है इसको अगेन मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो जब मैं बॉडी में एपिथेलियम स्टडी करती हूँ मैं देखती हूँ, अरे एक तो बिल्कुल सिंपल तरीके का एपिथेलियम होता है। सिंपल मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक ही लेयर होता है सेल्स का। अगर एपिथेलियम एक ही सेल लेयर थिक है तो वो हो गया सिंपल। अगर दो तीन चार लेयर हैं, जैसे कि कोई सैंडविच बना दी है अपने सेल्स की, तो वो हो गया कंपाउंड एपिथेलियम, करेक्ट है। कंपाउंड एपिथेलियम में सबसे नीचे का जो लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेगा, करेक्ट है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला थिंग आपको नहीं भूलना है, राइट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पे, इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ओके, स्क्वामस, राइट। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। अभी सिंपल एंड स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं ना ये बड़े पतले होते हैं, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, ओके, थिन भी होंगे, मोटे नहीं होंगे, पॉलीगोनल शेप के होंगे, और इनकी मार्जिन जो रहेगी ना, जो साइड का बॉर्डर है वो स्ट्रेट बॉर्डर नहीं होगा, आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा सिरेटेड होगा। अब आप डायग्राम में ये देख लीजिए, करेक्ट है, ये दिख रहा है, इसके बॉर्डर्स देखिए कैसे कर्वी कर्वी, स्ट्रेट बॉर्डर नहीं है ना, और इनकी शेप देखो थोड़ी बहुत पॉलीगोनल, ओके, एंड फ्लैट बिल्कुल टिश्यू है। ये जो नीचे ब्लू कलर में दिखाया है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्लास्टिक शीट वाला एग्जांपल दिया था मैंने, करेक्ट। तो ये एक मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर आपके सेल्स चिपक गए हैं, राइट, और इनको चिपकाने के लिए बीच में एक मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज द एसेल्युलर मैट्रिक्स, करेक्ट। ये फ्रंट सरफेस है, ओके, फ्रंट सरफेस मतलब इसको बेजो लैटरल सरफेस, लैटरल मतलब साइड, बेजो मतलब बेसल, बट ये है तो एक ही लेयर ना, तो एक्चुअली ये फर्स्ट एंड लास्ट लेयर है, बट आप उसको साइड से देख रहे हैं, करेक्ट। ये हो गया टॉप सरफेस, तो टॉप को हम अपाइकल सरफेस बोलते हैं, और ये जो ब्लैक कलर के आपको बॉर्डर्स में दिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, ओके। सो डायग्राम बनाते वक्त आपको ये सारे मार्किंग स्टूडेंट्स करने हैं, करेक्ट है। ऑलराइट, तो अभी आप ये सेल्स को देखेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लगता जैसे कि टाइल फिट किया हुआ है आपके फुटपाथ में, है ना। जब भी आप फुटपाथ पे चलते हैं तो टाइल्स की कैसे फिटिंग होती है, एक के अंदर एक इनकी शेप फिट होती है,
ऐसा ही कुछ बनावट यहाँ पर भी है, एंड देयरफॉर इस ऐसे एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। करेक्ट, दिस इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है, ओके। बड़ा ही प्रोमिनेंट क्लियर ओके गोलाकार या ओवल न्यूक्लियस आपको दिखता है सेंटर ऑफ द सेल पे। फंक्शंस सारे वही जो आपने पहले किए है ना, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्ट्रक्चर के साथ साथ में है ना, कौन सा टिश्यू कहां पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आता है, ओके, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, राइट। तो आपको ये वाले जो सेल्स हैं, राइट, आपको कहाँ मिलेंगे, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में, और सीलम में। सीलम मतलब आप ऑलरेडी कर चुके हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, सॉरी कि सीलम क्या है, ओके। तो आप उधर जाके रेफर कर दीजिए, आपके जितने भी इंटरनल सर्फेसेस हैं वहां पे आपको ऑलराइट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, राइट। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप किस तरीके की टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है ना, ये क्यूब शेप्ड है, स्क्वायरिश और स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। फंक्शन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है, करेक्ट है, स्क्वायर स्क्वायर जैसे सेल रहेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रिया का जो डक्ट है जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस बाहर निकलता है, उस डक्ट की जो अंदर की लाइनिंग है वो होती है क्यूबॉइडल। सलाइवा आपका जहां से निकलता है, ओके, मुंह में से जो थूक निकलती है उसका जो डक्ट रहता है या नली रहती है ना, उसके अंदर भी ये है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी एंड डीसीटी बोलते हैं, ओके। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी डीसीटी, नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन कहाँ पर है, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। तो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर भी लाइनिंग्स में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल जो है वो दिखेगा। लेट्स लुक एट क्यूबॉइडल। देखिए सेल्स कैसे स्क्वायर के जैसे बने हैं ना, ओके, क्यूब्स के जैसे बने हैं। अगेन आपको दिख जाता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे गौर कीजिए, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, करेक्ट। सो कनेक्टिव टिश्यू, यू हैव ब्लू कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ऊपर ये जो सेल्स हैं इनके अंदर पिंकिश कलर का साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस, करेक्ट है। अगेन मैं आपको बोलूंगी कौन सा एपिथेलियम एग्जैक्टली कहाँ पे किस ऑर्गन में लोकेटेड है वो आपको पता होना ही चाहिए। फिर आ जाते हैं थर्ड टाइप के सिंपल एपिथेलियम में। देखिए सारे सिंपल ही हैं, हाँ, सिर्फ एक ही लेयर के सेल्स हैं। बेसमेंट एंड कनेक्टिव तो ठीक है, लेकिन सेल की लेयर एक ही है। अब आ जाते हैं कॉलमनर पे। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लंबे हैं, बिल्कुल लंबे लंबे, ऐसे जैसे पिलर बना दिए गए हैं किसी बिल्डिंग के, है ना। तो पिलर जैसे हैं। जो सेल की अंदरूनी या लोअर इनर हिस्से हैं वो थोड़े से नैरो या टेपरिंग है, मतलब मान लीजिए एक बड़ा ट्राइंगल टाइप का सेल है, और जो फ्री एंड है वो ब्रॉड रहेगा, मोटा, ओके, फ्लैटिश टाइप का रहेगा, ठीक है। जो फ्री सरफेस है उसमें छोटे 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 ऐसे है ना, ब्रश जैसे, टूथब्रश के नहीं ब्रिसल्स बनाए हुए रहते हैं, वैसे टूथब्रश जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोवाइलाई, ओके। माइक्रोवाइलाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के, करेक्ट, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियस टिपिकली ओवल शेप का रहेगा, यहाँ डायग्राम देखते जाइए साथ साथ में, और सेल के निचले हिस्से में आपको ये मिल जाएंगे, करेक्ट है। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन। तो देखिए आपके कॉलमनर एंड स्क्वायर एपिथेलियम जो है, ओके, या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसमें दोनों में सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन कॉमन है। तो ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकाल के आप फंक्शन लर्न कर सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, करेक्ट, इंटेस्टाइन के अंदर, जितना भी आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, उसके इनर लाइनिंग में। गॉल ब्लैडर, ओके, जो एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, जो वो भी डाइजेशन में काम में आता है। गैस्ट्रिक आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल जितने भी ग्लैंड्स हैं, मतलब इन शॉर्ट आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, आपको ये जो है कॉलमनर एपिथेलियल्स वो दिख जाएंगे। अगेन देखिए कॉलमनर एपिथेलियल का स्ट्रक्चर, नीचे आपको एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, जो यहाँ पे पिंक में दिखाई गई है। फिर ऊपर आ जाता है ये मेन सेल जिसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्टिव सेल। अब्जॉर्प्टिव सेल ये बड़ा सेल है, शेप जरा गौर कीजिए, ओके। तो देखिए दो तरीके के सेल्स इसमें दिखाए हैं, एक लाइट ब्लू है और एक डार्क ब्लू है ना। ये डार्क ब्लू सेल पे मैं थोड़े टाइम में आती हूँ, फिलहाल लाइट ब्लू सेल पे फोकस कीजिए। ये मेजर सेल्स हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम के, करेक्ट। इनका साइज देखिए थोड़ा सा ब्रॉड है, यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है ना। तो एक एक सरीखा स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है।
ऊपर की तरफ ये दिख रहे हैं ऐसे ब्रिसल्स जैसे थोड़े 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 लाइनिंग जैसे हैं, दीज आर माइक्रोविलाई, है ना। माइक्रोविलाई ऑब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और इसीलिए जहां पे भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं वहां पे ऑब्जॉर्प्शन का फंक्शन तो जरूर होगा, राइट। अभी आ जाते हैं ये स्पेशल डार्क ब्लू वाले सेल्स पे। ये डार्क ब्लू वाले सेल को जरा देखिए, शेप थोड़ा बहुत ऐसे कप या पॉट के जैसे नहीं दिखता है ये, है ना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉबलेट, राइट। गॉबलेट एक बड़ा सा कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पहले लोग पानी वगैरह पिया करते थे। अब ये स्पेशल सेल्स हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम में, जिसके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है, और वो म्यूकस बाहर की तरफ फेंका जाता है। तो याद है आपको इसका फंक्शन क्या था कॉलमनर का? एक तो अब्जॉर्प्शन, दूसरा सिक्रीशन। तो अब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई काम करता है, और सिक्रीशन जो होता है म्यूकस का होता है, यहां से म्यूकस इसके अंदर बनेगा, बन के इसको बाहर की तरफ जो है वो फेंका जाएगा, और ये पूरा टिश्यू म्यूकस के लाइनिंग के साथ में रहेगा, करेक्ट है। तो आपको पता होगा आपके जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस है, आप डाइजेस्टिव सर्फेसेस हैं, सब जगह पे म्यूकस फॉर्म होता है ना। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के सेल्स या इस तरीके का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। एम आई मेकिंग दिस क्लियर? ओके, फाइन। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, ये है सिलिएटेड एपिथेलियम। ऑलराइट, सिलिएटेड एपिथेलियम में सेल्स या तो क्यूब शेप हो सकते हैं या कॉलमनर। जो फ्री एंड है सेल का, ओके, वो थोड़ा सा मोटा होता है। जो नैरो एंड है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। तो लगभग आप सिमिलर सिमिलर आर्किटेक्चर देख रहे हैं सब जगह। अब जो फ्री एंड है, करेक्ट, यहाँ पे कॉलमनर में फ्री एंड पे वायलस था या माइक्रोवाइलाई थे। यहाँ पे फ्री हैंड में बिल्कुल बाल जैसे, है ना, छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया, करेक्ट। न्यूक्लियस का शेप है ओवल, और ये बेस की तरफ है। तो देखिए बेजल ऊपर नहीं है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, ओके। तो बेजल एंड पे है। अब फंक्शन इसका है, फंक्शन इसका ये है कि ये है ना चीजों की या मटेरियल की मूवमेंट क्रिएट करती है एक पर्टिकुलर दिशा में। कैसे? अब जैसे यहाँ पे सपोज ये मान लीजिए कि आपके गले में है ये सेल्स, है ना, आपका जो गले का लाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसके लाइनिंग में ये सेल्स हैं। अब ये जो सीलिया है ना, ये बाल जैसे मूव करते हैं वैसे ये भी मूव करेंगे, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ आपका माउथ है, और आपने सपोज नोज है, और आपने या तो ब्रीथ किया, या तो आपने, आप ईसोफेगस की बात ले लीजिए, आपका खाने का जो पैसेज है, खाना आपने खाया। अब सीलिया बीट करेगा ओनली अंदर के डायरेक्शन में, ओके। तो उसकी मूवमेंट ओनली लेफ्ट टू राइट होगी, और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट की वजह से जो भी खाना आपने खाया है वो अंदर 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 की तरफ जो है पुश होती चली जाएगी, करेक्ट है। तो सीलिया का फंक्शन एंड देयरफॉर सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन हो जाता है एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना मटेरियल्स का, ठीक है, एक ही दिशा में। प्लस सेकंड थिंग क्या है, वो फॉरेन चीजों को अंदर आने से रोकता है आपके सांस की नली में। तो जो ट्रैकियम है, करेक्ट, उसमें देखिए आप अगर कोई भी चीज बाय गलती से अगर आपके नाक से या खाने के पैसेज से सपोज बाय मिस्टेक वो आपके सांस की नली में चली जाती है, तो तुरंत क्या होता है, खांसना, चीखना, ये सब शुरू होता है, चीजें बाहर की तरफ फेंकी जाती है। कैसे होता है ये? इस पर्टिकुलर एपिथेलियम की वजह से होता है, करेक्ट। सिमिलरली हमारे जो फीमेल बॉडीज में जो ट्रैक्ट होता है, करेक्ट, जो ओविडक्ट होता है, वहां से फीमेल गैमिट को बाहर पुश करने का काम भी आपके सीलिएटेड एपिथेलियम्स करते हैं, राइट। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? हर उस जगह पे जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग के बकल कैविटी के अंदर, बकल उसके मुंह के यहाँ की कैविटी है, गले के यहाँ की कैविटी, नाक या नेजल कैविटीज के यहाँ पे आपका जो ट्रैकिया है, राइट, जो आपकी ब्रीदिंग कैविटीज है, जितने भी ओविडक्ट्स हैं जहां से हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि ओवम या फीमेल गैमिट को आपको बाहर फेंकना है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे ओविडक्ट्स में आपको इस तरीके की सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मिल जाएगी, करेक्ट है। तो ये हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम। अब आ जाते हैं ग्लैंडुलर पे। स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल एपिथेलियम ही डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, इसको माइंड में रखिए, एक ही लेयर के सेल्स है, बस फंक्शन स्पेशलाइज्ड है, स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड है, राइट। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सेल्स कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, या पिरामिडल भी हो सकते हैं, फॉर मतलब ट्राइंगल टाइप की शेप, ओके। न्यूक्लियस बहुत लार्ज है, बड़ा, वेरी बड़ा, एंड बेस के यहाँ पे है, ठीक है। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो है ये होती है साइटोप्लाज्म में, तो ये स्पेशल एस्पेक्ट है, करेक्ट।
नॉर्मल सेल्स के अंदर जैसे आपने अभी जितने भी देखे हैं उसमें ग्रैन्युलर फॉर्म साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, बट यहाँ पे इसके अंदर आपके जो सेल्स उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने बने हैं, ग्रैन्यूल्स मतलब दाने, और उन दानों में से चीजें बनती हैं जो बाहर की तरफ फेंकी जाती है, सो दे आर सिक्रीटेड। करेक्ट। अब ये ग्लैंड्स सिक्रीट हो रहा है तो मतलब वो ग्लैंड हुआ। ये सुनो, कोई भी चीज अगर सिक्रीट हो रही है या कर रही है तो स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लैंड। तो अभी ग्लैंड हमारे बॉडी में या तो सिंगल सेल भी ग्लैंड का काम कर सकता है, तो आपके पास यूनिसेल्युलर ग्लैंड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो गॉबलेट सेल्स हमने अभी अभी डिस्कस किए, राइट। एक बार और मैं आपको वो डायग्राम बता देती हूँ। तो ये जो हमने गॉबलेट सेल्स अभी अभी डिस्कस किए, ये सिक्रीट कर रहा है ना म्यूकस बाहर, यस और नो। तो म्यूकस बाहर सिक्रीट कर रहा है मतलब ये हो गया ग्लैंड। कोई भी अगर सिक्रीशन है तो ग्लैंड है, लेकिन ये एक ही सेल है, तो ये हो गया यूनिसेल्युलर ग्लैंड, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स। कभी कभी ग्लैंड को एक ही सेल से नहीं बनाया जा सकता है, उसको आपको बहुत सेल्स डाल के बनाने पड़ते हैं, जैसे हमारे जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, करेक्ट है, जो मुंह के लिक्विड सिक्रीट करते हैं, ऑलराइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि बहुत सारे सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काम उसका भी वही है, सलाइवा को बाहर की तरफ सिक्रीट करना। ठीक है। अब सिक्रीशन किस तरीके से होती है, ओके, सिक्रीशन किस तरीके से और कहाँ होती है, उस बेसिस पे हम मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ओके। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड जिसमें सारे एक ही ग्लैंड बनाते हैं, इनके काम के बेसिस पे या सिक्रीशन मोड के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं दो मेजर कैटेगरीज में, ओके। एक होता है जिसमें डक्ट या नली होगी, ओके। अगर ग्लैंड में डक्ट है, मतलब एक छोटा सा पाइप है जिससे ग्लैंड के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है वो एक से दूसरी जगह जाता है, अगर छोटी सी नली बनी हुई है, डक्ट है, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि ग्लैंड का सिक्रीशन एक जगह से, ग्लैंड से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, वो डायरेक्ट खून में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइप बनी हुई है ना, तो पाइप जो है, वो जो छोटा डक्ट है या जो पाइप है, दैट डक्ट इज गोइंग फ्रॉम, ओके, ग्लैंड से वो एक ऑर्गन में जा रहा है, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका समझिए पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन दिखाता है, राइट। तो पैनक्रिया का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, वहां से डक्ट बनी हुई है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करती है। तो पैनक्रिया के जो जूसेस हैं वो डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, वो खून में रिलीज नहीं होती। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। दूसरा कैटेगरी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड का वो होता है जहां पे डक्ट नहीं बने हैं, ओके। वो छोटी नली, वो पाइप नहीं है, लेकिन सिक्रीशन तो हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ग्लैंड से चीजें बाहर निकल रही हैं और कोई पाइप नहीं है तो वो सिक्रीशन जाएगा कहाँ, वो डायरेक्ट खून में चला जाएगा, करेक्ट है। तो वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, करेक्ट। सो एक्सोक्राइन जहां डक्ट है और जिसका सिक्रीशन एक ग्लैंड से ऑर्गन में डायरेक्ट जाएगा, खून में नहीं जाएगा। और दूसरा होता है डक्टलेस ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जहां पे एक डक्ट नहीं बनी है और इस ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्टली खून में जाएगा, करेक्ट है। हमारे हार्मोन्स जो हैं ये टिपिकली जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, राइट, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन स्पेसिफिक जगह पे पहुंचती है, ओके। फॉर एग्जांपल आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, करेक्ट है, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये बराबर एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है। एंडोक्राइन जैसे मैंने कहा था डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशन को फेंकेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके थायराइड्स हो गए, पिट्यूटरी हो गए, करेक्ट। अब फंक्शन क्या है, ये सारे जितने भी हम टिश्यूज, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या है, म्यूकस सिक्रीट करता है जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा, ओके। आपके अंदर के जितने भी सर्फेसेस हैं, डाइजेस्टिव हो गए, रेस्पिरेटरी हो गए, ओके, उनको वो थोड़ा सॉफ्ट करेगा, लुब्रिकेट करेगा, करेक्ट। एंजाइम के, हार्मोन के सिक्रीशन में मदद करेगा। ये सारे काम करता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, करेक्ट है। डायग्राम जरा फटाक से देख लेते हैं। तो नीचे है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, उसके ऊपर है अब्जॉर्प्टिव सेल जो ये मेन सेल है, करेक्ट है। ऊपर की तरफ माइक्रोविलस जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अब्जॉर्प्टिव सेल, सेल की मेम्ब्रेन दिखाई है उन्होंने, ओके। न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस को ड्रॉ करते समय बी केयरफुल, अगर आप लंबे सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो न्यूक्लियस नीचे की तरफ होना चाहिए, नॉट अप, ओके, वो मिस्टेक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म, फिर बीच में और एक गॉबलेट सेल ऐसी बनी हुई,
करेक्ट। ये एक तरीके की गॉबलेट सेल है, यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, और ये एक बड़ी गॉबलेट सेल है। करेक्ट, फंक्शन दोनों का सेम है। ऑलराइट, और अंदर गॉबलेट सेल के क्या सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। इज दैट राइट? ओके, अभी हम देख लेते हैं सेंसरी सेल। ऑलराइट, और फिर इस टिश्यू को हम एंड करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, जर्माइनल एपिथेलियम। बिफोर वी गो, वी विल फिनिश ऑफ विद सेंसरी एपिथेलियल फर्स्ट। तो सेंसरी एपिथेलियल जो है, ये मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स हैं। ओके, नॉट ओनली इसमें कॉलमनर सेल्स हैं, इसमें एलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी तरीके के सेल्स भी हैं। न्यूरोसेंसरी मतलब, सेंसरी मतलब एक तो क्या कि बाहर से इंफॉर्मेशन लेना। फॉर एग्जांपल आपकी आंखें हैं, ये सेंस करती हैं, है ना। आपके कान हैं, ये सेंस करते हैं। आपका जो स्किन है वो सेंस करता है। तो सेंसिंग, ओके, वो जो है जो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और प्लस उसमें ब्रेन से या न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोसेंसरी। करेक्ट। न्यूरोसेंसरी में एक चीज होती है कि सेंसरी बाल प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो सेंसेस को अटैच रहती हैं, और वो पिकअप करती हैं वाइब्रेशंस को, कलर को, लाइट को, टेम्परेचर को। ओके, और फिर उनका वो परसेप्शन आगे ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अंदर से एज वेल एज बाहर से स्टिम्युलेशन को पिकअप करते हैं। जैसे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको भी वो पिकअप करेंगे, और बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, उसको भी पिकअप करेंगे। हाँ, दो अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे, लेकिन वो काम तो दोनों जगह से करेंगे। राइट। अभी ऐसे सेंसरी सिस्टम्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन्स में। ये सुनो, तो नोज में, जहाँ पे आपको मतलब सूंघने की शक्ति चाहिए, ऑल फैक्ट्री सेंसेस होंगे। नोज से रिलेटेड चीजों को हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ईयर, ओके, जहाँ पे ऑडिटरी हेयर होता है, जैसे आप सुन सकते हैं। आंखें, ओके, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स हैं। ये सब आप 12th में थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो ये हो गया सेंसरी परसेप्शन। एक साइड पे देखिए सेल्स के यहाँ पे सीलिया है। ओके, और दूसरे टाइप पे यहाँ पे देर आर स्पेशल सेल्स जो डेंड्राइट्स हैं आपके न्यूरॉन्स के। ओके, ऊपर की तरफ है रिसेप्टर सेल, उसके ऊपर है सपोर्टिंग सेल। करेक्ट है। सेल्स के यहाँ पे है एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये आपके न्यूरल सेल का एक लंबा हिस्सा है। जब भी हम लोग न्यूरल सेल्स किए हैं तभी आपने देखा होगा वो। फिर आ जाता है माइट्रल सेल, और फिर ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। ओके, उन्होंने नोज सेल को दिखाया है यहाँ पे, तो इट्स रिलेटेड टू स्मेल। यहाँ से इन शॉर्ट, ओके, आपका जो एपिथेलियम है वो जितना भी सेंस या स्मेल है, ओके, तो स्मेल यहाँ से आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पे सीलिया में पिकअप होते हैं। फिर डेंड्राइट से, रिसेप्टर से, एक्सॉन से होते 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 आपके ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं ब्रेन में। ऑल फैक्ट्री बल्ब जो है, ये आपके ब्रेन का एक हिस्सा है जो स्मेल को परसीव करता है। तो जब भी आप नींबू सूंघते हैं आपको समझ में आता है ये नींबू है। जब भी गुलाब की खुशबू आती है आपको पता चलता है गुलाब है। कैसे? क्योंकि स्मेल के मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रैवल होते होते ब्रेन के सेंसरी न्यूरॉन्स के तक पहुंचते हैं, और आपका ब्रेन उसका जो है डिसीजन लेता है और आपको बताता है। करेक्ट है। तो ये हो गया आपका सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। ऑलराइट, सेंसरी एपिथेलियल के बाद लास्ट टाइप का जो सिंपल एपिथेलियल है वो मैं फिनिश करूंगी। ओके, वो होता है जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल मतलब ये गैमेट से रिलेटेड होना चाहिए स्टूडेंट्स, एंड देयरफॉर ये सेल्स जो हैं जर्माइनल एपिथेलियम के, ये मायोसिस दिखाते हैं। ओके, मायोटिक डिवीजन करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपके जो सीमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब जो मेल सिस्टम है, ऑलराइट, सीमेन प्रोड्यूस करने वाले, और जो फीमेल सिस्टम है जो ओवरी की लाइनिंग है, करेक्ट है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, और ये मियोसिस दिखाते हैं और हैप्लॉइड गैमेट्स के जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। करेक्ट है। So with this students, I have ended your simple epithelial tissue. Okay. Next में हम compound पे जाएंगे. Thank you very much for watching. Please वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर दो स्टूडेंट जो मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, मैं बहुत सारा और कंटेंट करने जा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइन टू लाइन आपको मैं समझा दूँ, सो दैट आपको आगे जाके नीट में भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, so thank you very much students and keep studying.